ये समय था 200 से 250 ईस्वी का, जब चीन में 3 साम्राज्यों का युद्ध चल रहा था। किन्हीं कारणों से शू साम्राज्य के जनरल चोको लियांग ने अपनी सेना को एक दूरवर्ती कैंप में भेज रखा था और वह खुद अपने कुछ 100 सिपाहियों के साथ एक छोटे से टाउन में रुका हुआ था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक दिन उसका पहरेदार उसके पास आता है और उसे सूचना देता है कि दूसरे साम्राज्य का जनरल सीमा यी बहुत बड़ी तादाद में सैनिकों के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। कितने सैनिकों के साथ? चूको ने पूछा। लगभग 1.5 लाख। यह खबर सुन चूको लियांग खुद को बड़ी आशाहीन परिस्थिति में पाता है। उसके पास ले देकर 100 से 150 सिपाही थे और सामने 1.5 लाख की फौज। उसके सिपाही भी काफी घबरा जाते हैं, लेकिन लियांग ने इतनी बुरी परिस्थिति में अपने नसीब या भाग्य को कोसने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। लियांग ने अपने सिपाहियों को सारे फ्लैग्स को नीचे उतारने का ऑर्डर दिया। इसके अलावा उसने टाउन के सारे गेट्स को खुला छोड़ने का निर्देश भी दिया और अपने सभी सिपाहियों से कह दिया कि वे सब कहीं पर छुप जाएं। किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर लियांग ये सब क्या कर रहा है और आखिर में वह खुद टाउन की सबसे ऊंची दीवार पर कुर्सी डालकर बैठ गया। उसने एक ताओइस्ट लबादा पहन लिया और बांसुरी बजाने लगा। कुछ मिनटों के बाद उसने लाखों सोल्जर्स को अपनी तरफ आते देखा। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो बांसुरी बजाता रहा। थोड़ी देर के बाद अपने 1.5 लाख सिपाहियों के साथ सीमा यी उस शहर की दीवार के बाहर खड़ा था। गेट्स खुले थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो सीमा यी को अंदर आने से रोक रहा था। सीमा यी दीवार पर ताओइस्ट चोला पहने चोको लियांग को देख रहा था, जो बिना किसी घबराहट और बेचैनी के अपनी बांसुरी बजा रहा था। यी काफी देर तक लियांग को देखता रहा और फिर अपनी आर्मी को लेकर वापस चला गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? चोको लियांग निहत्था था और सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ था, जबकि सीमा यी बहुत बड़ी सेना लेकर आया था। फिर आखिर सीमा यी को वापस क्यों लौटना पड़ा? अगर एक शब्द में इसका जवाब देना हो तो वो है रेप्यूटेशन। इसी से जुड़ा है 5th लॉ ऑफ पावर। सो मच डिपेंड ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। प्रतिष्ठा के जरिए आप अपना दबदबा कायम कर सकते हैं और जीत सकते हैं। प्रतिष्ठा के गिरते ही आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर हर तरफ से हमले होने लगेंगे। अपनी प्रतिष्ठा को अभेद्य बनाइए। ऐसी प्रतिष्ठा बनाइए जिस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों से सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। अपने दुश्मनों की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें और फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। आइए लियांग के एग्जाम्पल को एक बार फिर से देखते हैं। दरअसल चूको लियांग उस समय एक और नाम से जाना जाता था, द स्लीपिंग ड्रैगन। उसकी रणनीतियां तीनों साम्राज्यों में मशहूर थी। एक बार उसके कैंप में दुश्मन की आर्मी का लेफ्टिनेंट आया, जो उसे इंफॉर्मेशन और हेल्प ऑफर कर रहा था। लियांग ने जल्दी ही सिचुएशन को भांप लिया और वह समझ गया कि ये एक सेटअप है। लियांग ने उसका सर कलम करने का ऑर्डर दिया और जब तलवार उसके सर को काटने ही वाली थी, तभी लियांग ने आखिरी क्षण में एग्जीक्यूशन को रोक दिया और उसकी जान बख्शने के एवज में लियांग ने उसे उसका एजेंट बनकर काम करने की शर्त रखी। वो मान गया और एनिमी को गलत इंफॉर्मेशन देने लगा, जिससे लियांग ने अपने एनिमी को हराया। एक और ओकेजन पर लियांग ने मिलिट्री सील चोरी कर ली और उससे उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जिन पर सेना को दूसरी जगह जाने का फरमान था। ये कागज उसने दुश्मन दल को भिजवा दिए, जिससे दुश्मन दल की सेना शहर छोड़कर दूसरी जगह चली गई।
और लियांग ने मौका देखकर 3 शहर कैप्चर कर लिए। ऐसे ही एक बार उसने एनिमी को यह भरोसा दिला दिया कि उसका बेस्ट जनरल ट्रेटर है और वो लियांग के साथ जुड़ना चाहता है। लियांग ने बड़ी सावधानी से अपनी रेप्यूटेशन एक बेहद ही चालाक जनरल की बनाई थी। उसे चाइना का सबसे क्लेवर आदमी समझा जाता था, जिसके पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है, और इसी रेप्यूटेशन की वजह से उसके एनिमीज उससे डरते थे। सीमा ये भी लियांग को अच्छे से जानता था। वह लियांग से कई बार युद्ध कर चुका था, इसलिए जब उसने लियांग को साधु के वेश में अकेला दीवार पर बैठा देखा तो उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे लगा कि जरूर ये लियांग का कोई ट्रैप है और आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। एक बार को सीमा यी को लगा कि शायद लियांग सच में अकेला है, पर उसका डर ऐसा था कि सीमा यी आगे बढ़ने का रिस्क नहीं ले पाया। दिस इज द पावर ऑफ रेप्यूटेशन, जिसने इतनी बड़ी आर्मी को डिफेंसिव पोजीशन में ला दिया और वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। समय था 1841 का, जब यंग पीटी बर्नम अपनी पहचान बनाना चाहता था एक शोमैन की। वह मैनहट्टन का अमेरिकन म्यूजियम खरीदना चाहता था, जिससे वो अपनी पहचान को सुरक्षित कर पाए। लेकिन दिक्कत एक ही थी, उसके पास म्यूजियम खरीदने के पैसे नहीं थे। म्यूजियम की कीमत $15,000 थी। बर्नम इंस्टीट्यूशंस के मेंबर को जैसे तैसे गारंटीज और रेफरेंसेस दिखाकर तैयार कर लेता है कि वो म्यूजियम को उसी को बेचे। ओनर्स का बर्नम के साथ एक वर्बल एग्रीमेंट भी हो जाता है, लेकिन आखिरी मौके पर प्रिंसिपल पार्टनर अपना मन बदल लेता है और म्यूजियम और उसके कलेक्शंस को पेलेज म्यूजियम को बेच देते हैं। बर्नम इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो पार्टनर्स उसे समझाते हैं कि बिजनेस इज बिजनेस। पेल को म्यूजियम इसलिए बेचा गया क्योंकि पेल की रेप्यूटेशन है, और उस वक्त तक बर्नम की कोई रेप्यूटेशन नहीं थी। बर्नम ने ठान लिया कि अगर उसकी कोई रेप्यूटेशन नहीं है तो उसके पास एक ही हथियार बचता है कि वो पेल की रेप्यूटेशन को खराब कर दे। बर्नम न्यूज़पेपर में लेटर राइटिंग के कैंपेन चलाता है, जिसमें वो म्यूजियम के मालिकों को गिरे हुए बैंक डायरेक्टर कहता है। म्यूजियम कैसे चलाना है और लोगों को कैसे एंटरटेन करना है, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें कला की कोई कदर नहीं है। ये लोग सिर्फ पैसे के भूखे हैं। इन्हीं कैंपेन में वो चेतावनी देता है कि लोग पेल के स्टॉक्स ना खरीदें, वो गिर सकते हैं। कैंपेन इफेक्टिव होता है और पेल के स्टॉक्स गिर जाते हैं। अब अमेरिकन म्यूजियम के ओनर्स को भी पेल पर भरोसा नहीं रहता। इस घटना के बाद पेल का ट्रैक रिकॉर्ड और रेप्यूटेशन दोनों गिर जाती हैं, और इसी घटना से बर्नम अपनी पहचान बना लेता है। म्यूजियम के ओनर बर्नम को म्यूजियम बेच देते हैं। पेल को इस घटना से उबरने में कई साल लग जाते हैं। वो कभी नहीं भूलता कि बर्नम ने उसके साथ क्या किया है। पेल डिसाइड करते हैं कि वो अपने म्यूजियम को हाई ब्रो एंटरटेनमेंट के नाम से प्रमोट करेंगे, जिससे वो लोगों को दिखा पाए कि पेल का म्यूजियम एक लौता है जो साइंटिफिक है और उसके कंपटीटर्स बेवकूफ़ हैं। कुछ समय के लिए इस स्ट्रेटजी ने काम भी किया। पेल के साइंटिफिक इवेंट्स में सबसे आकर्षक था मैस्मरिज्म यानी हिप्नोटिज्म, जिसकी वजह से पेल के म्यूजियम में लोगों की भीड़ लगने लगी। एक बार फिर बर्नम ने अपने प्रतिद्वंद्वी पेल से लड़ने के लिए उसी हथियार का प्रयोग किया जो उसने पहले किया था। एक बार फिर बर्नम ने पेल की रेप्यूटेशन पर चोट की। बर्नम ने पेल के विरोध में एक मैस्मरिक परफॉर्मेंस का आयोजन किया, जिसमें वो खुद परफॉर्म करता था। वो एक छोटी लड़की को गहरी नींद की अवस्था में बैठा देता और उसी दौरान ऑडियंस में से कुछ लोगों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता, जिसमें वो बार बार फेल हो जाता और कोई भी उसके एक्ट में हिप्नोटाइज नहीं होता, जिससे लोग उस पर हंसते और वो गुस्से में आने का नाटक करता। फिर वह कहता कि मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाया, लेकिन ये लड़की पूरी तरह से हिप्नोटाइज है, और ये बात साबित करने के लिए मैं इसकी एक उंगली काटूंगा और इसे कुछ भी महसूस नहीं होगा।
उंगली काटने के लिए जैसे ही वो उस लड़की के पास जाता, वो लड़की उठ खड़ी होती और जोर जोर से हंसने लगती और क्राउड भी जोर जोर से हंसने लगती। उसने ऐसे शोज कई हफ्तों तक ऑर्गेनाइज किए, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों का हिप्नोटिज्म पर से भरोसा उठने लगा और पेल के शोज को अब कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। पेल के शोज में लोगों ने जाना कम कर दिया। कुछ हफ्तों के भीतर ही पेल का शो बंद हो गया। अगले कई सालों में बर्नम ने एक बेहतरीन शोमैन की रेप्यूटेशन बना ली, जो जीवन भर उसके साथ जुड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ पेल की रेप्यूटेशन कभी उभर नहीं पाई। आखिर बर्नम ने यह सब किया कैसे? पेल की रेप्यूटेशन गिराने के लिए बर्नम ने 2 चीजें की। पहले तो उसने लोगों के मन में डाउट क्रिएट किया। उसने अपने दुश्मन की कार्यक्षमता और उसके म्यूजियम की स्थिरता पर सवाल उठाए। डाउट्स एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। देखिए, इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए। अगर आप अपने दुश्मन के बारे में डाउट्स फैलाते हैं तो इससे उसकी छवि पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करता है, जो कि हर कोई करेगा, तो लोगों के मन में यह बात जरूर जाएगी कि ये आदमी अपने आप को इतना डेस्परेटली क्यों डिफेंड कर रहा है। इसका मतलब बात में कुछ तो सच्चाई है। और अगर वो अपने पर लगे डाउट्स को क्लियर कर भी दे, तब भी उसकी रेप्यूटेशन को चोट तो पहुंचेगी। और अगर वो ये डिसाइड करे कि वो खुद को डिफेंड नहीं करेगा, फिर तो वो सवाल, वो डाउट्स और भी मजबूत होते चले जाएंगे। ऐसे में वो कुछ भी करे, उसकी रेप्यूटेशन को नुकसान जरूर होगा। उसके बाद जब बर्नम ने खुद अपनी एक रेप्यूटेशन बना ली, तो उसने पेले की रेप्यूटेशन का मजाक बनाना शुरू कर दिया। जब आपके पास रेप्यूटेशन का एक मजबूत आधार होता है, तो आपके अपोनेंट का मजाक बनाने से वो डिफेंसिव पोजीशन में आ जाएगा और आप ज्यादा अटेंशन में आएंगे, जिससे आपकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एक गलत मूव और आपकी खुद की रेप्यूटेशन भी इससे बिगड़ सकती है। बर्नम ने गलत भाषा या मोकरी का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ हल्के पुल्के मजाकिया तरीके से पेले की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाया। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वे सब कुछ हद तक हमारे लिए मिस्टीरियस होते हैं। कोई भी आदमी अपने आप को पूरी तरह से दूसरे के सामने नहीं दिखाता। बहुत कुछ होता है जो वो दूसरों से छिपा लेता है। इसलिए दूसरों को जज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम दूसरों को उसके पूर्ण स्वरूप में नहीं जान पाते। इसलिए हम लोगों को उनके बाहरी आवरण से जज करते हैं। उनका अपीयरेंस, उनके कपड़े, हाव भाव, उनका बोलना चलना, उनका व्यवहार, ये सारी चीजें मिलकर आपकी पहचान या रेप्यूटेशन का निर्माण करते हैं। अपीयरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आप खुद तय कर सकते हैं कि आप सामने वाले को कैसा दिखना चाहते हैं। अपनी अपीयरेंस के पीछे आप अपनी असलियत को छुपा सकते हैं, अपने इरादों को छुपा सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि लोग आपको कैसे देखेंगे। यही होगी आपकी रेप्यूटेशन। इसलिए अपनी रेप्यूटेशन को बनाना और उसे मेंटेन करना, ये आपका खुद का क्रिएशन है। ये आपकी जिम्मेदारी है। जो रेप्यूटेशन आप अपने लिए बनाते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी और यह आपको एक हद तक कंट्रोल भी देगी कि ये दुनिया आपको कैसे देखती है।